नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र तो चल रहा है और साहेब ने बड़े शौक से एक नई संसद भी बनवा ली, सेंगोल भी स्थापित कर लिया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये संसद में जाने से क्यों डरते हैं। मुझे लगता है कई बार शायद कोई कुछ साल पहले उन्होंने रात में कोई सपना देख लिया होगा कि यहां पर मत चले जाना, यहां चले जाओगे तो शायद कुछ अपशगुन हो जाए। तो संसद में आने से डरते हैं। संसद में आएंगे, अपना जो उनका प्रधानमंत्री का एक रूम है वहां जाके बैठे रहते हैं। वहां 4-6 अपना उन्होंने टेलीविजन सेट भी फिट किए हुए, सब कार्रवाई देखते रहते हैं। पर वो संसद में नहीं आते हैं। वो एक या दो मौके होते हैं जब वो बजट पेश हो रहा होता है तो तब वो बैठ के तालियां बजाने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका अपना ही भाषण होता है, खुद का अप्रूव किया हुआ, बस पढ़ कोई और रहा है उसको। या फिर जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण होता है तो उस पर एक रिप्लाई देनी होती है, तो उस पर उनको आना पड़ता है, तो तब आते हैं। बाकी वो संसद में कभी नहीं आएंगे। एक नई संसद बनवा ली, कोई टेंडर नहीं निकाला, कोई आर्किटेक्ट का टेंडर नहीं निकाला, अपने गुजराती दोस्त को बुला लिया। सॉरी घरी भाई, सॉरी गिरीश भाई। और वो गुजराती भाई ने सोमालिया के पार्लियामेंट की कॉपी करके छाप दिया है, यहां बना दिया। और भाई कुछ ओरिजिनल दिमाग ही लगा लेते। हमारे तो इंडिया में इतनी बिल्डिंग है, उसी कॉपी कर लेते सर। सोमालिया जाने की क्या जरूरत पड़ी थी उसके लिए। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि जब आपकी संसद में आस्था ही नहीं है और लोकतंत्र में आस्था नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी आपसे हम अब अपेक्षा क्या करें। अब भारतवासी आपसे अपेक्षा करना छोड़ देंगे, क्योंकि आज भी आप कहीं पे बैठ के कुछ आईटीपीओ के अंदर वहां पर नए कन्वेंशन हॉल का उद्घाटन कर रहे थे, 2-4 पंडित बिठा रखे थे साथ में, बाकी कोई साथ में नहीं था। और वो बड़े बड़े क्या तिलक विलक लगा के आजकल कि बस मैं ही मैं हूं, दूसरा ना कोई हो। अब ये भगवाकरण या हिंदुआइजेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, जहां संसद एक की जगह दो बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष अब ये कह रहा है कि हमारे तो माइक भी बंद कर दिए गए। खड़गे साहब का कहना है कि बात भी नहीं करने दी जाती। संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया पूरे मानसून सत्र के लिए। एक चीज और जो निकल के आई, जो मैंने देखी, शायद आपने, हमारे मेहमानों ने भी उसको देखा होगा, कि जो धनखड़ साहब की जो जुबान है और ओम बिरला की जो जुबान है एकदम से बदल गई है। वो एज ए स्पीकर या एज ए चेयरमैन बिहेव नहीं कर रहे हैं। दे आर बिहेविंग एज इफ कोई, मतलब मैं क्या कहूं उसमें, कि जैसे कोई एक बड़ा इस किस्म का दल होता है जो किसी विशेष किस्म की गतिविधियों में लिप्त हो, विशेष किस्म की गतिविधियों में, और वो उनके चीफ हों। उनका उंगलियां ऐसे उठ रही हैं सामने कि जैसे कोई स्कूल में बड़ा कोई हेडमास्टर होता है, सामने कोई नर्सरी क्लास के बच्चे बैठे होते हैं। पता नहीं किस बात का अहंकार है उनको। और उसके बाद जो उनका मनमानापन होता है, जब ओम बिरला ने संसद में यह कहा कि रूलिंग पार्टी से कौन डिसाइड करेगा, कौन बोलेगा, इस ढंग से उंगली दिखाई, कौन बोलेगा, आप कौन होते उसको डिसाइड करने वाले, वो डिसाइड करेंगे। तो उनके अंदर आक्रोश, बौखलाहट, तिलमिलाहट। और अब ये तिलमिलाहट सबके अंदर, रविशंकर प्रसाद वो आके मोदी की भाषा बोल रहे हैं, पीयूष गोयल वो भाषा बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह वो भाषा बोल रहे हैं, अंदर से लोग निकल रहे हैं। और जिस ढंग से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, इंडिया को आतंकवादी घोषित कर दिया, तो मैं इस पूरी परिचर्चा पर आज आमंत्रित कर रहा हूं। मेरे साथ 4 विशेष आतंकवादी मौजूद है आज, क्योंकि इंडिया ग्रुप के मेंबर है ना, तो इनका मैं स्वागत करता हूं। गिरीश जोशी जी और हरि देसाई जी, ये तो गुजरात से हैं, प्रकाश हिंदुस्तान जी मध्य प्रदेश से, और अनिल सिन्हा जी पुणे से। तो हम 4 और 5वां आतंकवादी मैं, क्योंकि इंडिया ग्रुप के सारे आतंकवादी हैं। इन्होंने कह दिया कि हम तो इंडियन मुजाहिदीन के मेंबर हैं, या क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लुटेरे हैं। बचा क्या सर अल्टीमेटली? कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका नैतिक पतन हो गया और वो यहां तक आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने अपने स्तर को बहुत गिरा लिया है। पर मैंने उनसे कहा, इन्होंने अपने स्तर को गिराया नहीं है, इनका स्तर ही वही है एक्चुअली। वो तो कभी कभार ऊंचे स्तर की बात तब कर लेते हैं जब उनके पास लिखा हुआ भाषण टेलीप्रॉम्प्टर पे आता है।
अदरवाइज उनका स्तर ही यही है जिस पे आज वो बात कर रहे हैं, जिस ढंग से वो लेमेंट कर रहे हैं, जिस ढंग से वो आक्रमण कर रहे हैं, यही इनका स्तर है और कोई स्तर नहीं है। बाकी भारत की जनता फैसला करे किस स्तर के व्यक्ति को क्या बनाना है। लेकिन हाँ, संसद में जब आस्था नहीं तो संसद भवन बनवाया क्यों? इतना इतना गिल्ट कॉन्शियस क्यों है संसद में आने से? इतनी इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है संसद में आने से? सब तो बोलते हैं, कौन नहीं बोलता? क्या ऋषि सुनाक नहीं बोलते, या मैक्रो नहीं बोलते, या जापान के किशिडा नहीं बोलते, या अल्बनीज नहीं बोलते, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान, सब तो बोलते हैं। किसी को कोई लज्जा नहीं आती। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बोलने के लिए अमेरिकी संसद चाहिए और वहां 1 घंटा बोल के आएंगे, पर यहां 5 मिनट बोलने को तैयार नहीं है किसी घटना पे। तो स्वागत गिरीश भाई, हरि भाई, अनिल भाई, प्रकाश भाई। सबसे पहले हरि भाई आपके पास ही आता हूं। कैसी संसद, कैसा प्रधानमंत्री, कैसा देश, क्या हो रहा है इस देश के अंदर सर? क्या हो क्या रहा है अल्टीमेटली? जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी, पहले तो एक स्पष्टता कर लूं, क्योंकि पिछले एक एपिसोड में भी आपने कहा था कि हरि भाई क्षमा करें, यानी आपने गुजरातियों का जिक्र किया था इसलिए, और आज भी आपने वही गिरीश भाई और मुझे ये कहा, यानी गुजराती भाई हैं हम तो। मगर ये मत समझिए कि सर सभी मैं गुजराती, आपको, आप जो गुजराती भाई है ना गिरीश भाई हैं, मैं आपको उस गुजरात से काउंट करता हूं जिसके आगे मेरा माथा झुक जाता है। वो गुजरात जो कृष्ण का है, वो गुजरात जो गांधी का है, वो जो पटेल का है, और वो जो सही स्वामीनारायण का बात है। फरमाए आप, मैं सही बात मैं इस फरमाए। गुजरात के आगे नहीं झुकता सर, हाँ, जो गुजरात नहीं, मोदी और उसका है। हाँ, गांधी के गुजरात के आगे झुकता हूं, सर नहीं झुकाता हूं सर। सर, आप गुजरात तो उस गुजरात गुजरात से है। हैं, नहीं, आप उस गुजरात गुजरात तो से हैं। गुजरात है सर, गुजरात तो गुजरात है और हमें गर्व है कि हम गुजराती हैं। मगर हम भारतीय हैं, हम विश्व मानव हैं, यानी ये हम बहुत स्पष्ट, हमारे कवि उमाशंकर जोशी ने विश्व मानव की कल्पना रखी थी कविता में, गिरीश भाई भली भांति जानते ही होंगे। तो ये जनाब, यानी जो मोदी शाह की जोड़ी जो कुछ कर रही है, वो गुजराती है ना, वो शायद मूक प्रेक्षक बने हुए हैं, और वो जो कर रहे हैं उसका हम लोग, यानी हम सभी गुजराती उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कभी, ऐसा मत सोचिएगा। लोग जानते हैं, उनको असली रूप में जानते हैं, मगर उनका नेटवर्किंग जो है, और कांग्रेस यहाँ बिका हुआ है, कांग्रेस की लीडरशिप बिका हुआ है, इसलिए वो सत्ता में 3 दशक से सत्ता में है। बाकी यानी आपने जो फरमाया, मेरे ख्याल से मैंने ये जनाब ने जो आतंकवादी घोषित किया इंडिया को, उसके बारे में कल ये बहुत स्पष्ट रूप से ये उनको चैलेंज भी किया। हम ये कहते हैं कि आप अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आजीवन कांग्रेसी रहे। संघ की स्थापना तो उन्होंने 1925 में करी, मगर जब निधन तक वो कांग्रेसी रहे, और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम कभी कांग्रेस के विरोधी नहीं हो सकते। दूसरी बात, लोकमान्य तिलक और 1885 में जिन्होंने संस्थापना करी कांग्रेस की, उसमें उनको केवल एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ही दिखाई देता है। बाकी 71 लोग जो थे, उसमें अधिकांश हिंदू थे, मुसलमान थे, पारसी थे, ख्रिस्ती थे, और व्योमेश चंद्र बैनर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पहले अध्यक्ष रहे। ये जनाब इतिहास जानते हैं, विकृत करना चाहते हैं, और लोग तालियां बजाते हैं। उनके जो दरबारी हैं वो तो यही भाषा बोलेंगे ना, जो नेता बोल रहा है वही गटर लैंग्वेज बोलेंगे, यही तो बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात एक बता दूं आपको, लोकसभा में आपके भाषणों का एक प्रकाशन गुजराती में हो रहा था। विशेषज्ञ के नाते वो किताब, यानी फाइनल देखने के लिए मुझे दिया गया एक एक्सपर्ट के नाते, तो मैंने पहले 4 भाषण जनाब के उसमें पढ़े, तो मुझे वो जैसे गटे शाकुंतल लेके नाचा था। मुझे लगा कि क्या बात है, नरेंद्र मोदी जी के इतने अच्छे विचार, देश की प्रगति के विचार, उससे आगे मैं
पढ़ना शुरू किया, सर मैं आपको बताऊं गटर लैंग्वेज थी उसकी। जिस प्रकार से विपक्ष पर वो प्रहार कर रहे थे, जो गटर लैंग्वेज यूज कर रहे थे, आपको ताजुब होगा, मैंने वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि आपका वो बिल हम भेज रहे हैं। मैंने बोला मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए और मेरा कभी नाम का उल्लेख भी नहीं करना इसमें। तो ये है ना, ये संसद का इस्तेमाल आपने ठीक है फरमाया, 2 बार करते हैं और आपने दूसरी बार का जिक्र शायद छोड़ दिया। राष्ट्रपति भी जो भाषण करते हैं वो भी उनका ही अप्रूव किया हुआ भाषण होता है। राष्ट्रपति खुद तो भाषण करते नहीं है, यानी तैयार नहीं करते, इसलिए वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और वो उनको यानी उनको अनुकूल है। मणिपुर में जो नरसंहार हो रहा है उसके बारे में वो बोलते नहीं, राजनीति करते हैं। हमने देखा, क्योंकि उन्होंने राजस्थान को भी जोड़ा, छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा। तो ये यानी मेरे ख्याल से विनाश काले विपरीत बुद्धि आज बहुमत में है। श्रीमती गांधी भी कभी बहुमत में थी, मगर मार्च 77 में वो भी हार गई, कांग्रेस भी हारी थी और इमरजेंसी का खलनायक संजय गांधी, जिसका परिवार अभी भाजपा में है, वो भी हार गया था। इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतना ही जी कहे दिनेश जी। प्रकाश जी के पास